हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी होती है, जबकि विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो गर्म होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, तंतु के सिरे पर अपेक्षाकृत अधिक वोल्टेज का लगना। ऑप्शन बी, तंतु के अपेक्षाकृत अधिक विद्युत वाहक प्रवाहित होना। ऑप्शन सी, तंतु का प्रतिरोध जो होता है ना अपेक्षाकृत कम होना, या फिर तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत ज़्यादा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो तार होती है उसमें प्रतिरोध कम होता है, लेकिन जो हमारा फिलामेंट होता है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से करंट का ज़्यादा अपोज होता है। ज़्यादा अपोज होने की वजह से ज़्यादा हीट जो होती है, ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। जहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा अचल रहती है, ऊर्जा घट जाती है, या फिर ऊर्जा जीरो हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा अचल रहती है। ठीक है, घर्षणहीन क्षैतिज तल पर जो कोई वस्तु का ऊर्जा होता है ना, वो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अचल रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा? जब कुंडली की ओर चुंबक की गति धीमी होगी। ऑप्शन बी, जब कुंडली के चुंबक की ओर दूर होने से गति धीमी होगी। ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, जब कुंडली की ओर चुंबक के जाने की गति तीव्र होगी। बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति शून्य हो, ये बिल्कुल सही है। सापेक्ष गति जब शून्य होगा तब ईएमएफ का मान सबसे हाई होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाट का कोई बल्ब है, 200 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा? तो देखो, ये जो वाट है ये क्या है? एक्चुअली एक पावर है, और पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आई होता है। वी आई क्या होता है? वी होता है वेलोसिटी, ठीक है, और आई क्या होता है? करंट। तो वेलोसिटी और करंट का प्रोडक्ट को हम लोग पावर बोलते हैं। तो हमारा वेलोसिटी कितना है? 200। ओके, करंट कितना है? नहीं पता। पावर कितना है? 50 वाट। तो आई को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। तो 50/200 इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो 1/4 आएगा। 1/4 आएगा मतलब 0.25 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो जो मरीचिका बनती है वो आपका स्थलीय तापन, मतलब ये आप देखना हमेशा रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। मरीचिका होता क्या है? मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको यहाँ पे एक नदी दिखेगी, ठीक है, पानी का एक जलाशय दिखेगा, जबकि ये एक परावर्तन की वजह से होने वाला प्रतिबिंब है। वो नदी यहाँ पे नहीं है, वो नदी एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन परावर्तन की वजह से आपको यहाँ पे दिखेगा और आपको लगेगा यहाँ पे नदी। जैसे आप सामने जाओगे नदी भी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है मरीचिका, मतलब भ्रम होता है। ओके, ये एक मरीचिका होता है। ये किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो पहला इसके लिए रीजन क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए स्थलीय तापन होना चाहिए। ओके, स्थलीय तापन होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। तो ये दोनों ही केस में होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल बनाया गया, जबकि कारण में क्या बोला? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आप इसको कूट में आंसर देना है। तो पहला क्या, आर और ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करें। बिल्कुल सही है, क्योंकि खतरे का सिग्नल लाल होता है और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल को लगाया जाता है, ताकि मौसम खराब होने के बावजूद भी बहुत दूर से ये जो लाल रंग है ना आपको दिख जाएगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका उल्टा बैगनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रेस वायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है?
तो प्रेस बायोपिया किसकी वजह से होता है? तो दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर हो जाने से और आइस लेंथ के जो कम होते हुए लचीलेपन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जो सिलियरी पेशियां होती है, जैसे कि ये हमारा आई लेंस है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो सिलियरी पेशियां लगी होती दोनों तरफ। ये क्या करते हैं? इसको सिकुड़ाते हैं, फैलाते हैं। ये जब इधर टेंशन पे आते हैं तो ये जो है ना हमारा जो लेंस है ये पतला हो जाता है। ठीक है, और ये जब इधर टेंस करते हैं तो ये जो है ना हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, और इस तरह से इसको फ्लेक्सिबल करते हैं और ये इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं ताकि इसका जो फोकस है ना वो वेरी कर पाए समय टू समय। ओके, तो वहीं अगर कमजोर हो जाए तो फिर आपको ये हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल नहीं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। गलत। दूसरा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल परावर्तक, क्योंकि जब हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है उसी को तो परावर्तक बोलते हैं। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन आता है जब हम लोग एफ और पोल के बीच में कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसका जो है ना इमेजनरी जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको बताना है कि कौन सा सूची सही है। ओके, चलो, तो पहले सूची में क्या है? विद्युत बल, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, और उसका यूनिट दिया गया। आसानी से आप इसको मैच करा दोगे। मैच कराने के बाद आपको बताना है। तो पहले देखते विद्युत क्या है? विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का क्या हो जाएगा यूनिट? विद्युत बल्ब का यूनिट हो जाएगा विद्युत बल्ब, बल है ना, विद्युत बल है तो न्यूटन, विद्युत बल का न्यूटन होता है। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा में है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विद्युत विभव। विद्युत विभव का क्या हो जाएगा? वोल्ट, इसको बी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद क्या है? विद्युत धारिता, ये फैराड, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो 2314 ऑप्शन बी एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होगा। देखो, भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं ना वो निरंतर गति करते हैं, अपकेंद्रण बल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से यह बल जनरेट हो रहा है और उसके वजह से वो गति कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत बताना है। ठीक है, पहला क्या है? किसी भी पिंड का भार जो होता है ना भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर अलग होता है, सबका जी का मान अलग होता है ना, ग्रेविटी की वजह से तो ऐसा होता है, सबका अलग अलग होगा। दूसरा, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह फिक्स होता है। द्रव्यमान को हम लोग एम बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट होता है, हर जगह फिक्स होता है। लेकिन ये जो भार है ना, इसको हम लोग डब्लू बोलते हैं, ये अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो होता है ना वो एम इंटू जी होता है, और ये जो जी है ना ये वेरी करता है। एम तो फिक्स रहता है लेकिन ये जी वेरी करते हैं, इस वजह से डब्लू वेरी हो जाता है। तो हर जगह डब्लू अलग होगा लेकिन एम सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होता है। बिल्कुल सही है। किसी का भारहीनता कैसे होती है? भारहीनता कब होगा? जब g माइनस ए हो जाएगा तब भारहीनता होगा। ठीक है, g प्लस ए होगा तब भार में वृद्धि होगा। तो ये सारे के सारे डिपेंड किस पे कर रहा है? जो गुरुत्वीय बल के प्रति जो संतुलन होता है उसी से भी डिपेंड करता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये कैसे सही हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। ध्रुव में आप जाओगे तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ध्रुव में ज़्यादा हो जाएगा, विस्पत पे कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप कोस लोकेशन पे। ठीक है, पृथ्वी के अगर इस कोने में रहोगे तो आपका भार जो होगा ना ज़्यादा होगा, इस कोने पे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इधर आओगे घटेगा भार। ठीक है, एकदम बीच पे आ जाओगे एकदम भार सबसे कम होगा, तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है और बताना है कि क्या सही है। ओके, पहला क्या है? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश वायु का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही है। अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। बिल्कुल सही है। दूसरा, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति के गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। हाँ, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा?
दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रत्यावर्ती धारा की माप दिष्ट धारा एमीटर से नहीं की जा सकती। मतलब एसी धारा को मापने के लिए हम लोग डीसी एमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो देखो क्यों नहीं करते। पूर्ण चक्रण के लिए धारा का औसत मान शून्य हो जाता है, और औसत मान शून्य होगा तो फिर आप कैसे उसको रीडिंग ले पाओगे? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक बढ़ाने पर धारा क्या रहेगी? नियत रहेगी, धीरे धीरे घटेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, या फिर अचानक बढ़ जाएगी? तो देखो जब भी पीएन संधि डायोड में उत्क्रमित अभिनति को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए ना, तो धारा भी अचानक बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द गाइडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघटक में जो राशियां स्थिर रहती है वो क्या है? तो कौन सी राशि आपको स्थिर दिखेगी? तो संवेग आपको स्थिर दिखती है? हाँ बिल्कुल दिखती है। गतिज ऊर्जा? नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं दिखती, तो पहला ऑप्शन गया। संवेग दिखती है, गतिज ऊर्जा नहीं दिखती, गया। संवेग दिखती है, गतिज ऊर्जा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, सही है। लेकिन ताप भी नहीं दिखती है, तो क्या हो जाएगा? संवेग दिखती है, न गतिज ऊर्जा न ताप, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। संवेग दिखेगा लेकिन गतिज ऊर्जा और ताप आपको नहीं दिखेगा, वो बदलते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी पिंड का संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा? संवेग क्या होता है? मोमेंटम होता है mb, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं संवेग। गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, संवेग को बढ़ा रहे हैं, इसको हम 50% बढ़ाएंगे, ओके, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मान लो यहाँ भी देखो m है, यहाँ भी m है, ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे m को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि m जो होते हैं वो कांस्टेंट ही होती है हमेशा, m कभी भी चेंज नहीं होता। आपको पता होगा वेट में भी g चेंज हो रही थी, m चेंज नहीं होगा, m कभी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे m को अगर आप कांस्टेंट मान लो, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो p अगर 50% बढ़ रही तो v भी 50% बढ़ेगी, ठीक है, p भी 50% बढ़ेगी। अब देखो हमारा v जो है वो 50% बढ़ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन से बोला गया काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ जो v है ना, v² है, तो 50% का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50% का स्क्वायर अगर करोगे तो 125% हो जाएगा। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है 125% बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए किंतु उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान पे क्या असर पड़ेगा? तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 2% बढ़ेगा, ठीक है। अगर त्रिज्या 1% घटेगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो 2% बढ़ेगा। और ये आप कहाँ से निकाल सकते हो? तो आपको पता होगा F = G m1m2/r², यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशिष्ट प्रकरण है। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये किस पे विशिष्ट प्रकरण है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम का, ठीक है। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का विशिष्ट प्रकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी गैस का दाब बराबर होता है, किसी गैस का दाब किसके बराबर होगा? तो एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का 2/3, ठीक है, ये आप याद रखना, 2/3 के बराबर होता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तापीय समावस्था में गैसीय अणुओं का औसत वेग कितना होता है? तो गैसीय अणु का औसत वेग क्या होगा? T1/2 के समानुपाती होगा, ठीक है। चलो तो आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।